हमारी गाड़ी जंगल में से गुजरती हुई सड़क पर बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। मैंने पहले बयान किया है कि ये जंगल किस किस्म के थे और ये बड़े जंगल से बहुत मुख्तलिफ थे। मैंने एक दो और जगहों पर भी अंग्रेज जंगी कैदियों को काम करते देखा। वहां भी जापानियों का उन कैदियों के साथ वही सलूक था जो मैं पहले देख आया था। फसी, मैंने कहा, अब ये अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे। मेरी ये उम्मीद पक्की हो गई है कि अब हम हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानियों की तरह दाखिल होंगे। फसी अहमद ने तीनों हिंदू साथियों की तरफ देखा जो हमसे हटकर अलग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। ना भाई, फसी अहमद ने मेरे कान के करीब अपना मुंह करके ज़रा बुलंद सरगोशी में कहा, आज़ादी के मुतालिक मेरी उम्मीदें तो खाक में मिलती नजर आती हैं। तुम्हें अभी मालूम नहीं कि जापानी पसपा हो रहे हैं। मैंने यहाँ के जापानी अफसरों से पूछा था, वो खासे घबराए हुए थे। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि बर्मा पर जवाबी हमला अकेले अंग्रेज़ों ने नहीं किया, उनके साथ अमेरिका भी शामिल है। ये भी जहन से निकाल दो कि हम मुसलमान कभी आज़ाद होंगे। आज़ादी मिली भी तो हिंदुओं को मिलेगी और हम उनके ग़ुलाम हो जाएंगे। तो फिर इसका क्या इलाज होगा? मैंने पूछा। मेरे भाई, फसी ने जवाब दिया, मैं सियासत को नहीं समझता और मैं ना ही हिंदुस्तान के लीडरों की तरह सोच सकता हूँ, ना ही उनकी तरह बात कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी फौजी हूँ। मुझे एक ही इलाज समझ में आता है और ये है कि हमें हिंदुओं के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिसे खाना जंगी कहते हैं। बेहतर है कि ऐसी बातें यहाँ ना करो। ये तीन काफिर हमारे साथ हैं। इन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि हम इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हमने ये मौजू अलग रख दिया और कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी कुआलालंपुर में दाखिल हुई। खासा बड़ा शहर था और वहाँ जंग के असरात साफ नजर आ रहे थे। कुछ इमारतों के थोड़े थोड़े हिस्से गिरे हुए थे, उन पर शायद बम गिरे थे या तोपखाने के गोलों से ये इमारतें गिरी थीं। सफ़ेद फॉर्म जंगी कैदी वहाँ से मलबा उठा उठा कर फौजी ट्रकों में फेंक रहे थे। हमें छावनी के इलाके में ले जाकर गाड़ी से उतारा गया। मैंने उतर कर देखा तो यूं लगा कि जैसे मैं हिंदुस्तान की किसी छावनी में पहुंच गया हूं। हर तरफ हिंदुस्तानी नजर आ रहे थे। ये इंडियन नेशनल आर्मी के जवान थे। बाज बरामदों में बैठे ताश खेल रहे थे और बाज बाहर कोई ना कोई खेल खेल रहे थे। फसी अहमद मुझे एक हवालदार के पास ले गया। वो मुसलमान हवालदार था जिसका नाम मुझे याद नहीं। फसी ने उसे बताया कि मैं नया हूं और मैं भगोड़ा होकर इधर आया था। उस हवालदार ने मुझसे मेरी यूनिट पूछी और फिर मेरा नाम और रेजिमेंटल नंबर लिखा। मेरे बाप का और गांव का नाम भी लिखा और मुझे अपने पास बिठा लिया। फसी अहमद मेरे साथ रहा। उस कमरे में हम तीनों थे। मेरी एक दो बातें ज़रा गौर से सुन लो, हवालदार ने कहा। मुझे इस वक्त हवालदार नहीं बल्कि अपना मुसलमान भाई समझना। फसी मुझे जानता है। अगर तुम ये जज्बा लेकर यहाँ आए हो कि हिंदुस्तान को आज़ाद करवाओगे तो ये जज्बा दिल से निकाल दो। सिर्फ ये जज्बा रखो कि मुसलमान ना अंग्रेज़ का ग़ुलाम रह सकता है ना हिंदू का। अब ये बताओ कि तुम किस इरादे से और किस ख्याल से भगोड़े हुए थे। ये बात दरअसल मेरे गांव से शुरू होती है। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने के इरादे से कहा। मुझे स्टोरियां मत सुनाओ, हवालदार ने कहा। मैंने ये पूछा है कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारा इरादा क्या था। मैंने उसे बड़े ही मुख्तसर अल्फाज में बताया कि मैंने ये जज्बा कबायली पठानों से लिया है और यह भी बताया कि मैं उनका कैदी हो गया था। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी है, हवालदार ने कहा। हर मुसलमान में कबायली पठानों वाला ही जज्बा हो सकता है, लेकिन ये सुन लो कि उस जज्बे की तस्कीन का मौका तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। मैं जंगी कैदी था और जब हमें कहा गया कि INA में शामिल हो जाओ तो तुम आज़ाद हिंदुस्तानी हो गए, तो मैं फ़ौरन उस फौज में शामिल हो गया। और सच्ची बात यह है कि मैं जापानियों की ये बात ना मानता तो अब तक जिंदा भी ना होता। ये मुझसे मुशक्क़त करवा कर और भूखा प्यासा रख कर मार डालते। पहले मैं भी यही समझा था कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि जापानियों ने तो बर्मा तक को फतह कर लिया है और अब हिंदुस्तान भी उनकी झोली में आया, तो इन हिंदुओं ने अपनी नीयत का इजहार करना शुरू कर दिया। हिंदू बड़ी अय्यार और ओछी कौम है। मैं तुम्हें मुसलमान भाई समझकर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अपने दिल की और मुसलमान की हैसियत से अपने जज्बे की बात ना करना, ना ही किसी हिंदू के खिलाफ बात करना, और किसी को ये पता ना चले कि मैंने तुम्हें यह नसीहत की है। यहाँ हिंदू अफसर भी हैं। तुम्हें एक हिंदू लेफ्टिनेंट के सामने पेश किया जाएगा और वो तुम्हारे दिल की बात मालूम करने की कोशिश करेगा। तुमने सिर्फ ये कहना है कि मैं हिंदुस्तान की आज़ादी चाहता हूँ और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम सिर्फ मुसलमान हो और हिंदू को अच्छा नहीं चाहते तो ये लोग तुम्हें मरवा डालेंगे। ऐसी ही बातें फसी ने मेरे साथ की थीं और वही बातें हवालदार ने की। तो मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने अपनी फ़ौजी ज़िंदगी क्यों छोड़ दी थी। थोड़ा अरसा और सर्विस करके मुझे तरक्की मिल जानी थी। मैंने ये सोचा कि जापानियों को शिकस्त हो गई तो किसी न किसी तरह यहाँ से निकलकर कबायली पठानों के पास चला जाऊँगा। ये बात तो बड़ी साफ थी कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में शिकस्त ना हुई तो मैं उनका भगोड़ा हो जाऊँगा, और भगोड़ा भी ऐसा जो उनके दुश्मन से जा मिला था।
मेरा कोर्ट मार्शल होगा और मुझे गोली मार दी जाएगी। मैंने सोचा कि मरना ही है तो अल्लाह की राह में जहाद करते हुए मरूंगा। मुझे एक नौजवान लेफ्टिनेंट के सामने जा खड़ा किया गया। वो हिंदू था। हवालदार साथ था। उसने मेरे मुतालिक जो मालूमात लिखी थी वो उस लेफ्टिनेंट के आगे रख दी और हवालदार बाहर निकल आया। शाबाश जवान, हिंदू लेफ्टिनेंट ने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया कि अंग्रेजों की फौज से भगोड़े होकर यहाँ आ गए हो। अब हम हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाएंगे। याद रखो, जब तक तुम इंडियन नेशनल आर्मी में हो तुम्हारा दीन और धर्म ये होगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये भी याद रखो कि हिंदू तुम्हारा बड़ा भाई है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है और मुल्क का सारा इंतज़ाम हिंदू चलाते हैं। एक बात का ख्याल रखो कि यहाँ किसी ने प्रोपोगेंडा किया है कि हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में अपना गुलाम बना लेंगे। ऐसा प्रोपोगेंडा मत सुनना। जब हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम हो जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तुम्हारी तो काया पलट जाएगी और तुम एक मामूली फौजी जवान नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारी हैसियत और ऊंची हो जाएगी। उस लेफ्टिनेंट ने फसीह अहमद और हवालदार के खदशों की तस्दीक कर दी। मेरा खून तो बहुत खोला, लेकिन मैं खामोश रहा। अगर मुझे वहाँ आज़ादी हासिल होती तो मैं उस दुबले पतले हिंदू लेफ्टिनेंट का गला घोंट देता, लेकिन वहाँ वो अफसर था और मैं उसके मातहत था। मैंने उसकी बातें जहर समझकर पी लीं। उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मैं उसे बादल नखास्ता सलूट करके बाहर निकल आया। बाहर निकला। हवालदार और फसीह अहमद कुछ दूर खड़े थे। मैं उनके पास चला गया। उन्होंने पूछा कि लेफ्टिनेंट ने क्या कहा है। मैंने उन्हें लेफ्टिनेंट का एक एक लफ्ज़ सुनाया और ये भी कहा कि मैं तो उस लेफ्टिनेंट का गला दबाने लगा था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखा। हवालदार और फसीह अहमद हंस पड़े और बोले कि अपने आप को कंट्रोल में ही रखो। ये हवालदार उस ज़माने के फ़ौजियों की तरह अनपढ़ या बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि उसने भी 10 जमातें पास की थीं और वो सिग्नल कोर का था, जिसमें पढ़े लिखे फ़ौजी ही रखे जाते थे। वैसे वो भी अकल और होश की बातें करता था। राज की बात सुनो मेरे दोस्त, हवालदार ने इधर उधर देखकर कहा। हिंदुस्तान की आज़ादी के ख्वाब देखने वालों की उम्मीदें खाक में मिल रही हैं, क्योंकि जापानियों का एडवांस ये नहीं कि रुक गया है, बल्कि एडवांस पसपाई में बदल गया है। 2-3 दिन पहले की खबर यह है कि अंग्रेज़ों और अमरीकियों ने पूरा बर्मा जापानियों से वापस ले लिया है और यहाँ जो जापानी हैं उन पर क़यामत टूट रही है। हो सकता है कि ये भी यहाँ से फिर एडवांस करें और जवाबी हमला करें, लेकिन ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब ये सोचो कि जापानी मलाया से भाग गए तो हमारा क्या बनेगा। ये तो ऐसा सवाल था जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। सारी की सारी INA कुआलालंपुर में नहीं थी, यहाँ तो उसकी थोड़ी सी नफरी थी, बाकी मुख्तलिफ शहरों में बटी हुई थी और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में बनाया गया था। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब बड़े ही लंबे अरसे बाद वापस अपने वतन में पहुँचा तो INA के 3-4 आदमियों से वक्तन फ़वक्तन मुलाकात हुई थी। मैंने देखा कि उनमें से 2 आदमी INA की और सुभाष चंद्र बोस की बहुत तारीफ़ें करते थे। ये वो आदमी थे जो हिंदुओं में रहे थे और हिंदुओं की फरेबकारी और अयारी के जाल में आ गए थे। मुझे अंग्रेज़ों की इंडियन नेवी का एक चीफ पेटी ऑफिसर भी मिला था। वो तो हिंदुओं का मुरीद हो गया था। उन लोगों को हिंदुओं ने न जाने कैसे कैसे लालच दिए थे। 1 महीना और कुछ दिन और गुजर गए। INA और उसके लोगों की बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें यहाँ बेमहल होंगी। मोटी और बेबुनियादी बात आपको बता दी है कि INA दरअसल हिंदुओं की एक स्कीम थी जो मैं पहले वाज़िया कर चुका हूँ। इस 1 महीने में मेरे जहन में अगर कोई शक था तो वो भी साफ हो गया। मैंने हिंदुओं को देखा, उनमें से अक्सर ऐसे थे जो बड़े तकब्बुर बल्कि रऊनत से बात करते थे, जैसे उन्हें हिंदुस्तान की बादशाही मिल गई हो। एक रोज़ INA की जो नफरी वहाँ थी उसमें हड़बोंग बर्पा हो गई और फ़ौरन सबको फॉलो इन करके ये बताया गया कि कल 10 बजे सुभाष चंद्र बोस आ रहा है। हमें वैसे ही हिदायत दी गई जैसे किसी जर्नैल के दौरे से पहले फ़ौजियों को दी जाती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुभाष चंद्र बोस को भी देख लूँगा। वहाँ सारा माहौल फ़ौजी था, फ़ौजी ही होना था, क्योंकि वहाँ कोई सिविलियन तो था ही नहीं। सब फ़ौजी थे और पूरी की पूरी तंजीम फ़ौजी थी। उसमें ओहदेदार, सरदार और कमीशन्ड ऑफिसर भी थे। अगली सुबह हमें फॉल इन करके परेड ग्राउंड में ले जाया गया। हमें एक छोटे से बनाए हुए स्टेज के सामने खड़ा किया गया। थोड़ी देर के बाद 2 फौजी जीपें आईं। अगली जीप पर जापान का छोटा सा झंडा लगा हुआ था। उस जीप में से सुभाष चंद्र बोस 2 जवां साल लड़कियों के साथ बाहर निकला। दूसरी जीप में से 2 जापानी अफसर बाहर आए। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस पूरा जर्नैल बना हुआ था। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी। वो स्टेज पर चढ़कर खड़ा हो गया। एक लड़की उसके दाएं तरफ और दूसरी बाएं तरफ खड़ी हो गई। ये दोनों लड़कियां भी खाकी वर्दी में थीं। जापानी अफसर उन लड़कियों के पीछे खड़े हुए थे। हमने सुभाष चंद्र बोस को राइफलों की सलामी दी, जिस तरह फौजी परेड में दिया करते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने हमारा मुआयना किया और फिर स्टेज पर जा खड़ा हुआ।
उसने उर्दू ज़बान में मुख्तसर सी तकरीर की। उसका लबो लहजा बंगालियों वाला था। मैं उसकी तकरीर को इस काबिल भी नहीं समझता कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको सुनाऊं। वो फ़ौजी वर्दी पहनकर समझा होगा कि वो वाकई फ़ौजी बन गया है और INA का जर्नैल है, लेकिन मुझे तो वो फ़ौजी लगता ही नहीं था। उसने नज़र वाली ऐनक चढ़ा रखी थी। उसका चेहरा तो भरा भरा था, लेकिन साफ पता चलता था कि अंदर बाहर से हिंदू है और उसकी जहनियत हिंदुओं से बेहतर नहीं। उसने जब तकरीर की तो कोई शक भी ना रहने दिया। उसने वही बातें की जो हिंदू लीडर करते रहते थे, यानी ये कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और कांग्रेस सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। फिर उसने ये खुशखबरी सुनाई कि जापानियों को बहुत जल्द हिंदुस्तान पर भी फतह हासिल होगी और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और वहाँ हमारी अपनी हुकूमत कायम हो जाएगी। उसके बोलने का अंदाज बड़ा ही जोशीला और जज्बाती था। अगर मैंने उसके मुतल्लिक और हिंदुओं के मुतल्लिक पहले बातें ना सुनी होती तो मैं सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही मुतासिर होता। मैं हैरान इस पर हुआ कि उसने ये 2 लड़कियां अपने साथ क्यों रखी हुई हैं। शक्लो सूरत से दोनों बंगाली मालूम होती थी। मैंने अपने गांव वापस आकर कुछ अरसे के बाद किसी अंग्रेज़ की लिखी हुई किताब पढ़ी थी जो INA के मुतल्लिक थी। उसमें सुभाष चंद्र बोस का एक फ़ोटो दिया गया था जब वो जापानियों के पास था और INA की नफरी को खिताब कर रहा था। उस फोटो में भी वो दोनों लड़कियां उसके दाएं और बाएं खड़ी थी। मुझे अफसोस है कि वो किताब कोई दोस्त ले गया और आज तक वापस नहीं थी, वरना मैं वो फ़ोटो भी आपको इस कहानी में पेश करता। इसमें कोई शक नहीं कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के बहुत ही खिलाफ था, लेकिन उसकी जहनियत और दीगर बातें महात्मा गांधी जैसी ही थीं। महात्मा गांधी भी 2 नौजवान लड़कियों को साथ रखता था और जब बाहर निकलता तो उसका एक हाथ एक लड़की के कंधे पर और दूसरा दूसरी लड़की के कंधे पर होता था। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने साथ 2 लड़कियां रखी हुई थी। एक तो ये हिंदुआना जहनियत का मुजाहरा था और मेरा ख्याल है कि जापानियों ने उसे कहा होगा कि जंगो जदल में नौजवान लड़कियों का साथ होना बड़ा ही ज़रूरी होता है। मैंने कहा है कि वहाँ मुझे 1 महीना और कुछ दिन हो गए थे। मैं उन दिनों की 2-4 बातें आपको सुनाता हूँ और ये भी देखे कि इंसान जिंदा रहें तो ऐसी जगहों पर भी बिछड़े हुए मिल जाते हैं जहाँ वहमो गुमान भी नहीं होता कि यहाँ भी कभी मुलाकात हो सकेगी। वहाँ INA के जो नफरी थी उनमें सारे ही हिंदुस्तान के सूबों के जवान मौजूद थे। उनमें पंजाब के फौजियों की अक्सरियत थी, उनमें मेरे इलाके के चंद एक जवान भी थे। मैंने ये ख़ास तौर पर देखा कि ये प्लान तो हिंदुओं का था, लेकिन INA में अक्सरियत मुसलमान फौजियों की थी। हिंदू तो बहुत ही थोड़े से थे। मैं अब आपको मलाया से वापस अपने इलाके में ले आता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ से मैं फ़ौज में भर्ती हुआ। एक रोज़ एक मुसलमान लांस नाइक अस्पताल से फारिग होकर बारकों में आया। मैं जब से यहाँ आया था वो अस्पताल में ही था। उसे टाइफाइड हो गया था। उससे मुलाकात हुई तो मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि वो हमारे ही इलाके का रहने वाला था और उसका गांव वही था जहां वाजदा ब्याई गई थी, यानी वो वाजदा के खामिंद आसिफ का गांव था। मैंने उसे अपने गांव का बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से मिला। बाखुदा यूं लगा जैसे बिछड़े हुए 2 सगे भाई मिल गए हों। ये किसी और यूनिट में था और जंगी कैदी हो गया था। हवालदार की तरह उसने भी जापानियों के टॉर्चर से बचने के लिए INA में आ जाना बेहतर समझा था। मैंने सबसे पहले उससे ये पूछा कि उसके गांव का आसिफ किस हाल में है। मैंने उसे ये ना बताया कि आसिफ को मैंने बचाया और मेडिकल कोर के हवाले किया था। वो तो बेचारा घर में माजूर पड़ा है, उसने जवाब दिया। उसकी दोनों टांगें कट गई थीं और जब टांगों के जख्म ठीक हुए तो उसे घर भेज दिया गया। मैं उस वक्त छुट्टी पर था जब आसिफ को घर लाया गया था। उसे 2 फौजी घर छोड़ने आए थे। मेरी छुट्टी पूरी हुई तो मैं वापस गया। मुझे बर्मा फ्रंट पर भेज दिया गया था। आसिफ ने हमारे गांव से शादी की थी। मैंने कहा, उसकी बीवी किस हाल में है? मैं कस्बे का रहने वाला था जो आज अच्छा खासा शहर बन गया है, लेकिन उसे मैं कस्बे को गांव बताता रहा क्योंकि फ़ौज में ज़्यादातर गांव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसने एक बार फिर बड़ी हैरत से मेरा नाम और मेरे कस्बे का नाम पूछा और मैंने उसे दोनों नाम बताए। वो कुछ देर हैरत ज़दगी की हालत में मुझे देखता रहा और मैं हैरान कि ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। यार, आखिर उसने कहा, तुम यहाँ बैठे हुए हो और आसिफ ने और उसकी बीवी ने तुम्हें वहाँ हीरो बनाया हुआ है। मेरी एक बहन आसिफ की बीवी की बड़ी गहरी सहेली है और वो आपस में राजो न्याज की बातें करती रहती हैं। आसिफ की बीवी का नाम वाजदा है, जो तुम तो जानते ही हो। मुझ पर कुछ अजीब सी कैफियत तारी हो गई, जिसमें हैरत भी थी और जज्बातियत भी। आपको याद होगा कि मैंने कहानी में पहले आप लोगों को तफसील से सुनाया है कि आसिफ को मैंने महाज पर किस तरह इत्तफाक से जख्मी हालत में देख लिया था और उसे बचा भी लिया था। अगर उसे मैं ना देख सकता तो मेडिकल कोर के जवान उस तक कभी ना पहुंचते और वो खून बह जाने से वहीं मर जाता। उसके बाद मैं अक्सर सोचा करता था कि आसिफ का अंजाम क्या हुआ होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा पीछे पहुंच गया होगा। मैंने ये भी देख लिया था कि अस्पताल में उसकी दोनों टांगें घुटनों से ऊपर या नीचे से काट दी जाएंगी। उसकी टांगों की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, जिनके जुड़ने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उस रोज एक मुद्दत के बाद
मैंने आसिफ और वाजदा का नाम सुना और ऐसे आदमी की ज़बान से सुना जो सब कुछ बता सकता था। मैंने उसे बड़ी बेताबी से कहा कि वो मुझे आसिफ और वाजदा की पूरी बात सुनाए। मैं उसकी सुनाई हुई बात को मुकालमों में पेश करने के बजाय अपनी ज़बान में सीधे सादे तरीके से सुनाता हूँ। उसने ये सारी बातें आसिफ की ज़बान से सुनी थी और वाजदा की बातें उसकी बहन ने उससे सुनी थी, और उन दोनों की आपस में राजदारी थी, इसलिए उन दोनों की सुनाई हुई सारी बात बिल्कुल सही और मुस्तनद थी। मुख्तसरन बात यह बनी कि आसिफ को बर्मा फ्रंट से पीछे ले जाकर बजिया हवाई जहाज़ कलकत्ते पहुंचाया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बर्मा फ्रंट पर एक इंजन वाले छोटे जहाज़ इस्तेमाल किए गए थे जो शदीद ज़ख्मियों को पीछे ढाका या कलकत्ता तक पहुंचाते थे। ये छोटे जहाज़ जंग के दौरान या शायद बाद में तोप खाने को दे दिए गए थे और उनमें ओपी उड़कर दुश्मन की पोजीशनें देखते और अपने तोप खाने को फायर ऑर्डर दे देते। बहरहाल जैसे भी हुआ, आसिफ को जिंदा कलकत्ता के फौजी अस्पताल में पहुंचा दिया गया। वहां जैसा कि तवक्को थी कि उसकी 2 टांगें घुटनों से काट दी गईं, एक टांग घुटने के नीचे से कटी और दूसरी घुटने के जरा ऊपर से। 3 महीने बाद उसे फौज ने अपने इंतजाम के तहत उसके घर पहुंचा दिया। उसके घर वालों को पहले ही इत्तला दे दी गई थी कि आसिफ महाज पर जख्मी हो गया है, जिंदा है और ठीक होने पर घर पहुंचा दिया जाएगा। वो खुशहाल घराना था, इसलिए उसका बाप और भाई कलकत्ता तक सफ़र कर सकते थे, जो उन्होंने किया और आसिफ को देखने कलकत्ता अस्पताल तक गए। वो जब घर पहुंचा तो उसकी हालत अफसोसनाक ही थी, लेकिन उसके घर वालों को ये खुशी थी कि वो जिंदा है। उसके लिए रोज़गार का और ज़रिया मुआशरा कोई मसला नहीं था। उनकी ज़मीन अच्छी खासी थी जो साल भर का अनाज और कुछ पैसे भी दे देती थी। आसिफ ने गांव पहुंचकर मेरा नाम लिया और हर किसी को बताया कि मैं ना होता तो वो जिंदा घर ना पहुंच सकता और उसे वहां जंगल में ही बर्मा के दरिंदे और गिद्धें खा जाते। उसने हर किसी के साथ मेरा जिक्र ऐसे किया जैसे मैं उसके लिए रहमत का फरिश्ता था और उसे नई जिंदगी खुदा ने नहीं बल्कि मैंने दी थी, नाउज़ बिल्ला। वाजदा चूंकि मेरे कस्बे की रहने वाली थी और मेरे साथ उसका जो जज्बाती ताल्लुक था वो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। उसने जब आसिफ की ज़बानी मेरा ये कारनामा सुना तो उसने मेरे घर जाकर इत्तला दी। उस दिन से कुछ पहले, बल्कि ज़्यादा पहले, मेरे घर वालों को सरकारी इत्तला पहुंच गई थी कि तुम्हारा बेटा बर्मा फ्रंट पर लापता हो गया है। लापता होना एक सरकारी इत्तला थी। इसका मतलब यही होता था कि तुम्हारा बेटा मारा गया है और उसकी लाश नहीं मिली। आसिफ ने जाकर यह खबर सुनाई कि मैं तो जिंदा हूँ। मेरे वालिदैन दौड़े हुए आसिफ के घर पहुंचे और आसिफ ने मेरे बाप और मेरी माँ को बड़े ही जज्बाती अंदाज में सुनाया कि मैंने उसे किस तरह बचाया है। मेरे वालिदैन उससे बार बार पूछते थे कि उसने मुझे कहाँ देखा था, किस हाल में देखा था और क्या मेरे जिंदा रहने का इम्कान है या नहीं। आसिफ ने उन्हें ये अल्फाज कहे, जिसने मुझे ज़िंदगी दी है उसे अल्लाह जिंदा रखेगा। मेरा दिल गवाही देता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और जिंदा वापस आएगा। जब मेरा ये आईएनए का साथी मुझे आसिफ के अल्फाज सुना रहा था तो मैं इतना जज्बाती हो गया कि मेरे आंसू बह निकले। इन अल्फाज का मुझ पर ऐसा असर हुआ जैसे खुदावंद ताला ने मुझे मुज़दा सुनाया हो कि तुम जिंदा वापस पहुंचोगे। हकीकत यह है कि मुझे जिंदा वापस पहुंचने की ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी। मैं कहता था कि यहीं कहीं मारा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा और कोर्ट मार्शल में मुझे गोली मार दी जाएगी। मेरे उस साथी ने आसिफ की बहुत सी बातें सुनाई थीं, जिन्हें मैं इन अल्फाज में समेट देता हूँ कि वो गांव में मेरे ही नाम की तस्बीह करता रहता था। कोई आकर उसके पास बैठता तो वो सबसे पहले मेरा नाम लेता और कहता कि वो तो रहमत का फरिश्ता था जो उस जंगल में आसमान से उतरा और मुझे उठाकर नई जिंदगी में दाखिल कर दिया।